नमस्कार दोस्तों, INIFS के केस स्टडी के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को में अंतिम तक बने रहिए। जितने भी महत्वपूर्ण केस स्टडीज़ हैं जिससे सवाल बनते हैं, देखिए दोस्तों, जो हमारा 2 नंबर का सवाल आता है ना, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसी प्रकार के सवाल आते हैं, राइट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस को यूज करना पड़ता है, तब जाके आप उसका आंसर ला पाते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहेगा और उसके बेसिस पे इस प्रकार का MCQs रहेगा। इसी को हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। आप एक स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। तो पहले आप खुद से ट्राई करें, आपको सफिशिएंट, आप वीडियो को चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं और पहले खुद से सोचें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने। तो तैयार है दोस्तों केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए? चलिए, बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ आपको एक एक चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए। केवल मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको मैं हर एक ऑप्शन को भी समझाऊंगा, क्यों कोई ऑप्शन सही है, क्यों कोई ऑप्शन गलत है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। XYZ लिमिटेड एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो स्टॉक ब्रोकिंग, यहाँ देख सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, चिट फंड मैनेजमेंट, चिट फंड पे काम कर रहा है। अब वो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में इंटर करना चाहती है, राइट। मैनेजमेंट को कंफ्यूजन है कि कौन सा रेगुलेटर उनका कौन सा बिजनेस देखेगा, है ना। अब वो हाउसिंग फाइनेंस में इंटर करना चाह रही है। सो मैनेजमेंट इज कंफ्यूज्ड अबाउट विच रेगुलेटर गवर्न विच टाइप ऑफ बिजनेस। सो अब देखिए सवाल है, अब यहाँ तो ठीक है, ये तो आपके सामने एक कंटेक्स्ट प्रोड्यूस कर दिया गया स्टेटमेंट। अब सवाल ये है कि XYZ लिमिटेड अभी स्टॉक ब्रोकिंग और चिट फंड ऑपरेशन में कर रही है, तो कौन सा रेगुलेटर इन एक्टिविटी को गवर्न करता है, ये सवाल है। तो स्टॉक ब्रोकिंग और चिट फंड ऑपरेशन, व्हिच टाइप ऑफ रेगुलेटर गवर्न दिस एक्टिविटी? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड IRDAI, ऑप्शन डी नेशनल हाउसिंग बैंक एंड IRDAI। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए ऑप्शन वाइज ऑप्शन बात करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात कर ले तो देखिए, RBI तो मेनली बैंक और NBFC को रेगुलेट करता है, जैसे कि लोन कंपनी, बैंक्स, पेमेंट बैंक एक्सेट्रा। लेकिन जो स्टॉक ब्रोकिंग और चिट फंड है वो RBI के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता यहाँ, राइट। तो इसीलिए गलत है। अब दोस्तों यदि हम SEBI और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें तो देखिए, स्टॉक ब्रोकर, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के नाम था जीरोधा, राइट। जीरोधा क्या है? एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, राइट। फिर अपस्टॉक आपने नाम सुना होगा, राइट। आपने एंजल वन का नाम सुना होगा। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। इन सबको कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? इन सबको रेगुलेट करता है हमारा SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। और चिट फंड, अब जैसे चिट फंड, जैसे कुछ लोकल चिट फंड कंपनी होती हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट। और उसके लिए जो एक्ट है वो भी एक्ट में यहाँ लिख देता हूँ, चिट फंड एक्ट 1982, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन सी कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड IRDAI। तो ये भी गलत है। MCA का काम ज़्यादातर कंपनी को रजिस्टर करना होता है और कंप्लायंस देखना होता है, राइट। तो ये गलत है। स्टॉक ब्रोकिंग, तो सही जवाब क्या है? NHB IRDAI तो होगा नहीं, NHB हाउसिंग बैंक है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करता है ये, है ना। तो ये तो होगा नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आप कि हमारा जो स्टॉक ब्रोकिंग है और चिट फंड ऑपरेशन है, स्टॉक ब्रोकिंग को SEBI रेगुलेट करेगा और चिट फंड कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है अंडर चिट फंड एक्ट 1982। और RBI जो है बैंक और NBFC को मेनली रेगुलेट करते हैं। बस इतना बात ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, अब देखिए अगला सवाल है कि XYZ जो है इंटर करना चाह रहा है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, राइट। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इंटर करना चाहती है, तो कौन सा रेगुलेटरी बॉडी उनको नेसेसरी अप्रूवल देगी? RBI, SEBI, NHB, IRDAI। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए RBI, तो RBI तो नहीं देगी, राइट। तो SEBI भी नहीं देगी, राइट, क्योंकि SEBI जो है सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट को। तो कौन देगा इसको? ऑब्वियसली NHB देगा, नेशनल हाउसिंग बैंक देगा, ठीक है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जैसे हाउसिंग लोन हो गया, होम फाइनेंस एक्टिविटी हो गया, सब कुछ NHB के रूल के अंदर आता है। तो जो हमारा XYZ लिमिटेड है, इसको हाउसिंग फाइनेंस में इंटर करने के लिए NHB का अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट।
तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी है, एचडीएफसी लिमिटेड है। तो एचडीएफसी लिमिटेड जब हाउसिंग फाइनेंस का काम करता है तो एनएचबी के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, राइट, बस ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब है। IRDAI भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, जैसे कि LIC, ICICI प्रूडेंशियल। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि हमारे जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास अथॉरिटी होते हैं वो एनएचबी होते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट ABC माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, राइट, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एक देखिए ABC माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड अपना बिजनेस नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक्सपेंड करना चाहती है। एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और स्मॉल टिकट लोन देती है लो इनकम इंडिविजुअल को, और NOF दे रखा है इन्होंने 4 करोड़ का नेट ऑन फंड कंपनी का, और 80% टोटल जो एसेट है वो माइक्रो फाइनेंस लोन में है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है अपना ऑपरेशन बढ़ाना चाह रही है, राइट, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करना चाहती है, लेकिन उनको NBFC MFI बनने के लिए कितनी मिनिमम नेट ऑन फंड की चाहिए होगा। तो आइए देखिए सवाल को देखते हैं। बेसिकली NBFC से रिलेटेड एक सवाल ये है, माइक्रो फाइनेंस का, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड सवाल है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि दे वांट टू रजिस्टर्ड एट NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो अगर ABC माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड नॉर्थ ईस्ट में अपना काम बढ़ाना चाहता है तो NBFC MFI के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। देखिए ये सवाल बराबर पूछा जाता है आपको ना। NBFC का जो अलग अलग कैटेगरीज हैं सभी का जो नेट ऑन फंड कितना है ये पता होना चाहिए, राइट। क्या होगा सही जवाब? 1 करोड़ होगा क्या? देखिए पहले कभी बहुत साल पहले कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए 1 करोड़ का NOF चलता था, लेकिन अब RBI के नए रूल के हिसाब से माइक्रो फाइनेंस के लिए 1 करोड़ सफिशिएंट नहीं है। 2 करोड़, हाँ ये सही जवाब है। तो RBI का जो लेटेस्ट गाइडलाइन आया था, कब आया था? तो 14 जून 2022 को आया था। अगर कोई कंपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑपरेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंडीशन पहले से इम्पोज्ड है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अगर कोई कंपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑपरेट करती है तो मिनिमम नेट ऑन फंड चाहिए सिर्फ 2 करोड़, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर जो हमारा ABC माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है अगर ये अपना नेट ऑन फंड 2 करोड़ तक मेंटेन करता है तो क्या होगा बताइए? तो उस केस में जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए NBFC MFI बनने का लाइसेंस ले सकता है। 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ भी नहीं होगा, राइट। तो 5 करोड़ तब मैंडेटरी है जब कंपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन के अलावा यानी बाकी इंडिया के रीजन में ऑपरेट करता हो। अब मान लीजिए पूछता कि चलो नॉर्थ ईस्ट रीजन छोड़ दो, आप बताओ कि बाकी एरिया में यदि ऑपरेट करना है तो NOF कितना होगा? तो 5 करोड़ होगा उस केस में। 10 करोड़ तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, राइट। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? क्विकली समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में NBFC MFI बनाने के लिए मिनिमम NOF जो है 2 करोड़ होना जरूरी है, और बाकी भारत में नॉर्थ ईस्ट के अलावा NBFC MFI के लिए मिनिमम NOF जो है 5 करोड़ चाहिए, राइट। बस इतना ध्यान रखना है। और 14 जून 2022 को ये RBI का जो लेटेस्ट गाइडलाइन था ये आया था, बस ये भी था ध्यान रख लीजिए कब आया, 2022 में आया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम है, ABC माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड सवाल है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ABC माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड अगर अपना एसेट साइज 500 करोड़ तक, देखिए यदि अपना एसेट साइज 500 करोड़ तक बढ़ा देता है तो उनको RBI के नॉर्म के हिसाब से क्या एक्स्ट्रा कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इनका एसेट साइज 500 करोड़ हो गया मान लीजिए, ठीक है। कितना हो गया? 500 करोड़ हो गया। तो अब उन्हें कौन सी एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी? यहाँ पे देखिए कीवर्ड लिखा है ना, व्हाट एडिशनल रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस विल इट नीड टू फुलफिल अंडर RBI नॉर्म। ऑप्शन ए, रजिस्टर्ड विद SEBI as systematically important NBFC. Option B, it must registered with Ministry of Corporate Affairs. Option C, it must registered with RBI under the provision of the RBI Act 1934. And option number D, it must convert into a small finance bank. बताइए क्या करना होगा ऐसे केस में? तो ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि SEBI से रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए रजिस्टर्ड करना SEBI के साथ एज ए सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट NBFC। तो SEBI मेनली स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी को रेगुलेट करता है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड वाले इंस्टीट्यूशन। NBFC को रेगुलेट करना SEBI का काम नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? NBFC की तो बात हो रही है,
राइट। तो एनबीएफसी को रेगुलेट करना सेबी का काम नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, गलत है। ऑप्शन बी की बात कर लें तो कहता है रजिस्टर्ड विद एमसीए। तो देखिए एमसीए के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है जब आप नई कंपनी बनाते हैं, पर जब बात एनबीएफसी की रेगुलेशन की आती है तो डायरेक्ट सुपरविजन आरबीआई करता है, एमसीए नहीं, राइट। तो वही है कि रजिस्टर करना एमसीए के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर है रजिस्टर्ड, राइट। पर जब बात एनबीएफसी के रेगुलेशन की आती है तो डायरेक्ट सुपरविजन आरबीआई करता है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी की बात कर लें, इट मस्ट रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। हाँ ये सही है। जैसे किसी एनबीएफसी, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी हो, इसका मान लीजिए एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो उसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, 500 करोड़ से ऊपर का एसेट साइज है तो उसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी मान लिया जाता है, राइट। और फिर उसको प्रॉपरली आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड करना होता है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि एबीसी माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड 500 करोड़ का क्रॉस करता है तो उसको आरबीआई एक्ट के प्रोविजन के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रूल का वायलेशन में आ जाएगा। चलिए, और लास्ट कह रहा है कि इट मस्ट कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या लगता है आपको ये? तो देखिए ये जरूरी नहीं है, चाहे तो वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए, लेकिन 500 करोड़ एसेट क्रॉस करने पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपनी एनबीएफसी के बारे में, राइट, एनबीएफसी को बैंक में बदलना ही पड़े। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपको, इक्विटास, आपने नाम सुने होगा ना, इक्विटास फाइनेंस, ठीक है। देखिए ये जो इक्विटास फाइनेंस है ना, इक्विटास फाइनेंस ने अपनी चॉइस से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लिया था, लेकिन सबको ऐसा करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं मेन पॉइंट को। मैंने आपको ये बताया कि 500 करोड़ या उससे ज़्यादा एसेट साइज होने पर एनबीएफसी को आरबीआई के अंदर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, राइट। और सेबी स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है, एनबीएफसी को नहीं रेगुलेट करता। एमसीए कंपनी के बेसिक रजिस्ट्रेशन करता है, एनबीएफसी रेगुलेशन नहीं। और 500 करोड़ होने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। बस ग्रोइंग प्राइवेट बैंक हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ट्रांसफरिंग 20% of its annual profit to its statutory reserve fund before declaring dividend. Over the year, the bank reserve fund plus share premium account has reached an amount equal to the paid up capital, right? तो यहाँ पे XYZ बैंक जो है अपने एनुअल प्रॉफिट का 20% कंसिस्टेंटली ट्रांसफ़र करता है अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले, और सालों तक जो है अपने रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट मिलाकर अपनी पेड अप कैपिटल के बराबर इन्होंने कर लिया है। अब XYZ बैंक चाह रहा है, राइट, कि वो जो 20% जो एनुअल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करता है ना रिजर्व फंड में, वो बंद कर दे। वही कर रहा है ना, सीकिंग एन एग्जम्पशन फ्रॉम फर्दर ट्रांसफ़र। तो अब ये क्या किया कि वो अप्रोच किया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आरबीआई के रिकमेंडेशन के साथ, राइट। तो अब आइए, ये तो हमारे पास सामने एक केस कंडीशन दे दिया इन्होंने। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि सवाल है कि XYZ बैंक हैज़ एक्यूमुलेटेड अ रिजर्व फंड इक्वल टू पेड अप कैपिटल, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द बैंक स्टॉप ट्रांसफरिंग 20% ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। किस कंडीशन के अंदर बैंक जो है ट्रांसफ़र करना बंद कर सकती है। ऑप्शन ए कर रहा है कि जब रिजर्व फंड पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाए तो ट्रांसफ़र बंद हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है वो जरा देखिए। ऑप्शन बी कर रहा है कि द बैंक कैन स्टॉप ट्रांसफ़र। ऑप्शन बी कर रहा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन और आरबीआई के रिकमेंडेशन के बाद ट्रांसफ़र रोका जा सकता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग है उसमें रिजोल्यूशन पास करके ट्रांसफ़र बंद कर सकते हैं। और ऑप्शन डी कर रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से ट्रांसफ़र हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आइए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए की पहले बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे ही रिजर्व फंड पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाए तो ट्रांसफ़र बंद हो जाए। ये गलत है। देखिए, रिजर्व फंड बराबर होने का मतलब यह नहीं है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र रुक जाएगा। बैंक को स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के वो अपने आप से ट्रांसफ़र नहीं रोक सकता, राइट। तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि द बैंक कैन स्टॉप ट्रांसफ़र ओनली परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई रिकमेंडेशन।
हाँ ये सही बात है, बैंक ट्रांसफ़र तभी रोक सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे, और वो भी आरबीआई के रिकमेंडेशन पर। प्रोसेस सिंपल है, बैंक पहले आरबीआई से रिक्वेस्ट करेगा, आरबीआई रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, तभी ट्रांसफ़र रोका जा सकता है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक कैन स्टॉप ट्रांसफ़र बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके ट्रांसफ़र बंद कर सकते हैं, गलत। बोर्ड मीटिंग से ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस चेंज नहीं हो सकता जब तक लीगल अथॉरिटी का अप्रूवल ना मिले, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। और फिर हमारा ऑप्शन डी कर रहा है कि ट्रांसफ़र हमेशा करते रहना है, राइट। तो ऐसा नहीं है, राइट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंक को हमेशा 20% प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते रहना पड़ेगा, ये भी गलत है। लॉ में प्रोविज़न की गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एग्री करते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र रोक सकता है, राइट। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि जब रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाए तब भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं रुकता, बैंक को आरबीआई को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन से या अपने मन से ट्रांसफ़र नहीं रुक सकते, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फ्लेक्सिबिलिटी देता है पर विद प्रॉपर अप्रूवल, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें हमें जो है इस पार्टिकुलर स्लाइड से क्लियर होती हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, राइट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि XYZ बैंक ने अपने रिजर्व फंड का एक हिस्सा किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की वजह से यूज किया और 30 दिन बाद आरबीआई को रिपोर्ट किया। एप्रोप्रिएटेड मतलब यूज होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया एप्रोप्रिएटेड। तो XYZ बैंक ने अपने रिजर्व फंड का हिस्सा किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के कारण यूज किया और फिर इसको आरबीआई को 30 दिन के बाद रिपोर्ट किया। तो इस डिले का क्या इम्प्लीकेशन होगा, राइट। तो ऑप्शन ए का रहा है कोई पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि ये रिपोर्टिंग ऑप्शनल है, और बी का रहा है कि आरबीआई एक्शन ले सकती है क्योंकि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं किया गया, बैंक अपना जस्टिफिकेशन देकर बच सकता है, और डी का रहा है कि रिजर्व फंड का यूज पर कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है कोई पेनल्टी नहीं है, गलत है। रिजर्व फंड यूज करने का एक मेजर इवेंट है और रिपोर्टिंग आरबीआई को कंपलसरी होती है, राइट। तो सोचिए बैंक रिजर्व फंड से पैसा निकाल रहा है, अगर वो आरबीआई को नहीं बताएगा तो फाइनेंशियल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन उठता है ना, राइट। तो इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन बी की बात कर लें तो ये सही बात है। रूल यही कहता है कि रिजर्व फंड या शेयर प्रीमियम अकाउंट से कोई भी एप्रोप्रिएशन हो, उसका पैसा कभी भी यूज कीजिए, कहाँ से, या तो रिजर्व फंड अकाउंट से या शेयर प्रीमियम अकाउंट से। यदि इन दोनों से आप कोई भी पैसा यूज कीजिएगा तो उसको बैंक को 21 दिन के अंदर आरबीआई को रिपोर्ट करना जरूरी होता है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने कितने दिन में किया है, 30 दिन में किया है। यहाँ देखिए लिखा है ना 30 दिन में किया है, राइट। तो 21 दिन का रूल तो ब्रेक हुआ ना, तो आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, जैसे वार्निंग हो गया, पेनल्टी हो गया, या कॉम्प्लायंस नोटिस दे सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन सी की बात कर लें, बैंक कैन जस्टिफाई। देखिए एक्सप्लेनेशन देना एक अलग बात है, लेकिन लॉ तो ब्रीच हो गया ना। जस्टिफिकेशन देने से आरबीआई सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन रूल वायलेशन रिकॉर्ड में रहेगा और आरबीआई अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है, ले या ना ले, राइट, वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और कोई रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो साफ गलत है, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रिजर्व फंड या शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा यूज करने पर आरबीआई को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, और रिपोर्टिंग टाइम लिमिट 21 दिन का है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और 21 दिन कब से, डेट ऑफ एप्रोप्रिएशन से, राइट। जस्टिफिकेशन देना पॉसिबल है पर कॉम्प्लायंस ब्रीच का रिकॉर्ड बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए एनबीएफसी से एक और सवाल आ गया, बोला ना एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे केस स्टडी बनता है हर एक साल। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस एमसीक्यूज में एक नए कंपनी है एबीसी फाइनेंस लिमिटेड, राइट, जो लोन और डिपॉजिट ऑफर करना चाहती है। एक नई इस्टेब्लिश कंपनी है, राइट, जो कि लोन सर्विस और पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रही है बहुत सारी स्कीम्स के अंदर, राइट। लेकिन क्या वो सही तरीके से अपने बिजनेस ऑपरेशन कर पाएगी? द कंपनी इज ईगर टू स्टार्ट इट ऑपरेशन, लेकिन उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो गवर्न कर रहा है एनबीएफसी को। और फिर से देखिए एक दूसरा कंपनी है, अच्छा वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एबीसी की बात कर लेते हैं, फिर XYZ पे जाएंगे। तो सवाल है कि एबीसी फाइनेंस लिमिटेड को अपने लैंडिंग और डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट।
ये सवाल है। तो वो स्टार्ट करना चाह रही है अपनी लैंडिंग और डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस को, तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो उसे फुलफिल करना चाहिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि उसे आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड करना होगा और मिनिमम नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कि वो बिना आरबीआई अप्रूवल के, देखिए ना यहाँ बी लिखा हुआ है, वो बिना आरबीआई अप्रूवल के ऑपरेट कर सकती है, बस जनरल फाइनेंस रेगुलेशन को फॉलो करे। ऑप्शन सी कर रहा है कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ रजिस्टर्ड करना होगा, आरबीआई की ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि उसे सेबी से अप्रूवल लेना होगा, आरबीआई की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा सेक्शन नंबर 45 IA है ना, राइट, इसके अकॉर्डिंग कोई भी एनबीएफसी जो लोन और डिपॉजिट बिजनेस करेगी उसे आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड करना जरूरी है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी एनबीएफसी, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एनबीएफसी जो लोन और डिपॉजिट बिजनेस करेगी उसको आरबीआई से तो रजिस्टर्ड करना मस्ट है, राइट, आरबीआई से रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा, राइट। और उसे अपनी मिनिमम एनओएफ भी फुलफिल करनी होती है। एनओएफ का रिक्वायरमेंट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डिपॉजिट लेने का बिजनेस करना है तो आपको ज़्यादा एनओएफ चाहिए होगा, है ना, उसी प्रकार से होता है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि आरबीआई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये तो साफ गलत है, राइट, क्योंकि अगर कोई कंपनी एनबीएफसी का काम करेगी तो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना तो जरूरी है ना, राइट। तो ये तो गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि एमसीए के साथ रजिस्टर करना होगा। देखिए एमसीए से रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए होता है, लेकिन एनबीएफसी का ऑपरेशन आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड होता है, राइट, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी की बात कर लें तो इट मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम सेबी। अब सेबी का तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पे आता है, उसका तो रोल स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ में जाता है, राइट। एनबीएफसी का रेगुलेशन आरबीआई के अंदर आता है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा, एनबीएफसी को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ता है अगर वह लैंडिंग और डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस करे तो। और मिनिमम एनओएफ, ये भी ध्यान रखना है, मिनिमम नेट ऑन फंड वाला जो फंडा है वो भी फुलफिल करना होता है, राइट। जैसे मैंने आपको 5 करोड़, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 करोड़ वाला बताया था ना, पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था, आपको याद होगा, राइट। चलिए अब जरा सा XYZ वाले के लिमिटेड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना कि दूसरी कंपनी है XYZ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, वो भी जो है लैंडिंग बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए हुए आरबीआई से, राइट। और ये बोलती है अपने आप को कि मैं एनबीएफसी हूँ और ये नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती है जो कि आरबीआई ने सेट किया है। चलिए देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा गया है हमसे, आइए देखते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये, राइट। दोस्तों यदि आप इस तरह के केस स्टडीज़ और भी चाहते हैं हमारे कैप्सूल कोर्स के साथ जुड़ जाइए। बस बहुत ही मिनिमल फ़ी चार्ज करते हैं, लगभग 120 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट है इसका, और आपको हर एक वो चीज़ मिलेगा जो कि लास्ट मोमेंट में, लास्ट वीक में आपको बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में भी कैप्सूल कोर्स का लिंक डायरेक्टली अवेलेबल है, ऐप इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। चलिए हम लोग XYZ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड वाले केस पे आते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो सवाल है कि रिगार्डिंग द XYZ प्राइवेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, तो एक कंपनी है जो एनबीएफसी के रूप में काम कर रही है, लेकिन उसने आरबीआई रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है और उसका एनओएफ क्राइटेरिया भी मीट नहीं करता है। तो ऐसे में इस कंपनी को क्या 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 हो सकता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। ऑप्शन बी कर रहा है कि कंपनी अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकती है अगर वो टैक्स लॉ को फॉलो करती हो। ऑप्शन सी कर रहा है कि आरबीआई रेगुलेटरी एक्शन ले सकता है इंक्लूडिंग पेनल्टी या शटडाउन। ऑप्शन डी कर रहा है कि कंपनी को सिर्फ आरबीआई को अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये तो गलत है। आरबीआई के रूल के हिसाब से हर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, राइट, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ऐसा कुछ है नहीं कि छोटा है या बड़ा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऑप्शन भी कर रहा है कि कंपनी अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकती है, यह भी गलत है। टैक्स लॉ को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन अगर आप एनबीएफसी के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको आरबीआई रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, आरबीआई रेगुलेटरी एक्शन लेगी इसमें, क्योंकि दोस्तों ये बिना रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट हो रही है, लैंडिंग बिजनेस कर रही है, एनओएफ क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर रहा है, तो आरबीआई के पास पेनल्टी इंपोज करने का अथॉरिटी है और वो कंपनी को ऑपरेशन बंद भी करने के लिए भी कर सकता है। ठीक है, तो यही सही जवाब है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि इन्फॉर्म आरबीआई, नहीं, आरबीआई को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर आप एनबीएफसी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आरबीआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है,
ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सब तरह का इंटरेस्टिंग सवाल है, पूरे के पूरे सिलेबस से इंटरेस्टिंग सवाल, जिससे सवाल बन चुके हैं एग्जामिनेशन में, वो आपके सामने केस स्टडी के फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि बेसिकली एक न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपना पहला एनुअल बजट प्रेजेंट कर रहा है। While reviewing the financial report, the finance minister noticed that government spending on welfare scheme and salary has exceeded the tax collection। मतलब खर्चा जो है आमदनी से ज़्यादा हो गया है, राइट? खर्चा जो है expenditure is more than the revenue earning। However, a portion of the fund received as grant from the international organization has been used for building infrastructure। Additionally, the government is exploring borrowing option to manage its overall expenditure while ensuring interest payment are made। चलिए ये तो सामने आपको सिनेरियो है। अब सवाल है कि अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं खर्चा ज़्यादा है, रिसीट कम हो रहा है, तो ये किस तरह के डेफिसिट को दिखा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। विच टाइप ऑफ डेफिसिट डज इट इंडिकेट? देखिए दोस्तों, ये जो डेफिसिट वाला कंसेप्ट है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए। जितना भी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, ये सब आप देख के जाइए, क्योंकि इस पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। बस देखिए, आपको फॉर्मूला पता रहेगा, सिंपली आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इससे और आसान क्या हो सकता है दोस्तों? और हमारा जो फॉर्मूला वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने सभी फॉर्मूलों को समझाया है, कैसे याद रखना है वो भी बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको अच्छे मार्क्स तक ले जाने में बहुत मदद हेल्प करेगा, चाहे वो IN IFS हो या JIB का कोई भी सब्जेक्ट हो। तो पहला ऑप्शन कर रहा है फिजिकल डेफिसिट। देखिए फिजिकल डेफिसिट तब होता है ना जब गवर्नमेंट का टोटल, यहाँ पे कीवर्ड जब याद रखिएगा, जब भी फिजिकल डेफिसिट की बात होती है ना तो टोटल वर्ड आता है, ठीक है, टोटल। तो टोटल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आता है, टोटल रिसीट से ज़्यादा होता है। तो इसमें बोरोइंग भी इंक्लूड होते हैं, मतलब फिजिकल डेफिसिट का रिलेशन टोटल स्पेंडिंग टोटल रेवेन्यू से है, ठीक है ना, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नहीं है। तो ये तो नहीं होगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये भी गलत है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रांट के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जब रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रांट्स के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सक्लूड कर दिया जाए। यह मेनली तब यूज होता है जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा हो और उसके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो। लेकिन हमारे केस में गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रही है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट की सैलरी और सब्सिडी का खर्चा ज़्यादा है तो यह रेवेन्यू डेफिसिट होता है, लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड करते हैं तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है। तो ये तो नहीं होगा। रेवेन्यू डेफिसिट ये परफेक्ट है, दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है कि जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ एग्जांपल बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सैलरी हो गया, राइट, सब्सिडीज हो गया, सैलरी हो गया, सब्सिडी हो गया, राइट, पेंशन हो गया, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, टैक्स हो गया, टैक्स, नॉन टैक्स, राइट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जब भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। याद रहेगा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम और सैलरी का खर्चा उसकी टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा हो रहा है तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राइट। बस ये ध्यान रखना है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसका मतलब होता है कि जब फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला ही है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। तो यह इंटरेस्ट के पेमेंट के इफेक्ट को अलग करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं तो उन पे जो इंटरेस्ट देना होता है सरकार को, उसको प्राइमरी डेफिसिट में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन यह हमारे करंट सिचुएशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, राइट। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनडायरेक्टली हमने चारों को समझ लिया, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। इसी प्रकार से तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा जितना भी MCQs होता है ना दोस्तों, इसी प्रकार का होता है। आई प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन, राइट। तो हमने क्वेश्चन से क्या सीखा कि रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो। फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस आता है, इसमें बोरोइंग भी इंक्लूड होती है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड करते हैं
प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला ही होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। चलिए फॉर्मूला भी आपको याद हो गया, और क्या चाहिए दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये पूछ रहा है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको गवर्नमेंट की एक्चुअल फिजिकल पोजीशन एसेस करनी है, राइट। तो बिना इंटरेस्ट पेमेंट को कंसिडर किए तो कौन सा मेजर यूज किया जाना चाहिए विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। आई थिंक आंसर यू नो इट वेरी वेल, अभी हमने डिस्कस किया था। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। क्या लगता है? जवाब तो आपने सोच ही लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए का है फिजिकल डेफिसिट। ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी तो आता है ना, राइट। अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो फिजिकल डेफिसिट का मेजर यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा क्या? बता सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट होता है क्या? तो रेवेन्यू डेफिसिट भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यह नहीं है कि इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड किया गया है, इसलिए यह भी इंटरेस्ट पेमेंट को कंसीडर ही करता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या लगता है आपको? तो ये भी गलत है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट को तो लिया ही जाता है, इंक्लूड ही किया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट इसका सही जवाब है। यह मेजर बताता है कि गवर्नमेंट अपने करंट एक्सपेंस को कवर करने के लिए कितना पैसा बोरो कर रहा है, एक्सक्लूडिंग पास्ट डेब्ट ऑब्लिगेशन। देखिए जब भी हम इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि हम पास्ट जो गवर्नमेंट का पास्ट डेब्ट ऑब्लिगेशन है, अब देखिए सरकार जब कहीं उधार लेगी तभी तो इंटरेस्ट पे कर रही है, राइट। तो पास्ट का जो सरकार का डेब्ट ऑब्लिगेशन है उसको हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? बेसिकली पास्ट डेब्ट ऑब्लिगेशन को ही तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। वी आर एक्सक्लूडिंग दिस पास्ट डेब्ट ऑब्लिगेशन, राइट। तो अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर करना चाहते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट सबसे बेहतर मेजर है, और यही हमारा सही जवाब भी है। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला भी होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बस ये ध्यान रखना है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जीएसटी से रिलेटेड एक सवाल है, आइए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए इसको डिस्कस करते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट रिसीट को एनालाइज कर रहे हैं अपकमिंग बजट के लिए। उन्होंने नोटिस किया कि जो है टैक्स का मेजर पोर्शन जो है आ रहा है जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, लेकिन कुछ रेवेन्यू जो है कुछ सोर्सेज से भी आ रहे हैं जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे सरकार के कंपनी के ऑन डिविडेंड से आ रहे हैं, फॉरेन एड से आ रहे हैं। तो चलिए ये तो ठीक है, ये सामने सिचुएशन है। अब सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन गवर्नमेंट रिसीट। अब देखिए टैक्स रेवेन्यू का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट नहीं है। यानी फाइनेंस मिनिस्टर को गवर्नमेंट रिसीट एनालाइज करते वक्त यह देखना है कि टैक्स रेवेन्यू के अंदर किस चीज़ का इंक्लूजन नहीं होगा। नॉट अ पार्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी में। ऑप्शन लिखा है जीएसटी, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट रिसीट, कॉर्पोरेशन टैक्स। जीएसटी बिल्कुल सही बात है। जीएसटी आपको पता होगा दोस्तों कि जीएसटी एक तरह का कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस के सेल्स पे लगता है। जब आप शॉपिंग करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, या टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, राइट। तो कौन सा पड़ा है? नहीं पार्ट है, नॉट अ पार्ट, ठीक है। तो ये तो सही है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, तो यह गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, तो यह टैक्स रेवेन्यू में काउंट होता है। अच्छा, फिर कह रहा है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, राइट। क्योंकि जो इंडिविजुअल और कंपनी के इनकम पे लगता है, अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है, राइट। फिर कहता है इंटरेस्ट रिसीट, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, राइट। क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रिसीट एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें टैक्सेशन का कोई रोल नहीं है, राइट। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट को उनके इन्वेस्टमेंट से मिलता है पैसा। सरकार ने जहाँ जहाँ पैसा लगा रखा है उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे इंटरेस्ट रिसीट मिलती है, राइट। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑन कंपनीज हैं या एक्सटर्नल ग्रांट है, तो यह टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता, और यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि नॉट अ पार्ट पूछा गया है ना, तो यही हमारा सही जवाब है। व्हाट अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स? हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, जो कंपनी अपने प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को देते हैं, और यह भी टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, राइट। तो चाहे हमारा जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, ये सब के सब टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीट टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि जो लग्जोरा लिमिटेड है वो एक लग्जरी कंपनी है,
उसने अपने डिज़ाइनर हैंडबैग और स्मार्टफोन का प्राइस जो है 25% से बढ़ा दिया। तो जो डिमांड जो बढ़ा है ना, ठीक है, लेकिन क्या हुआ सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या देखा कि सेल जो है 40% से बढ़ गया प्राइस बढ़ने के बाद। सोचो प्राइस भी बढ़ाया तो भी सेल्स जो है 40% बढ़ गया। तो ये सिचुएशन है आपके सामने। अब देखिए इस फिनोमेना को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए कर रहा है गिवन गुड, लॉ ऑफ सप्लाई, वेवलेंट गुड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए सोचिए तो प्राइस 20% बढ़ा तो सेल 40% बढ़ गया, ऐसा होता है क्या? प्राइस बढ़ता है तो सेल घटता है, राइट, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस 25% बढ़ाने के बाद सेल में 40% का इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है गिवन गुड। देखिए गिवन गुड ऐसे गुड होते हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन यह मेनली बेसिक नेसेसिटी के होते हैं, ठीक है ना। बस ये कीवर्ड याद रखिए, ये इनके भी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ता है, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेसेसिटी। ये कीवर्ड याद रखिएगा, राइट। तो इस केस में हम लग्जरी गुड के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हायर प्राइस डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, तो यह गिवन गुड है ही नहीं। अगर मान लीजिए ब्रेड की प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़े तो वो गिवन गुड होता है, पर लग्जरी आइटम में यह कंसेप्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी की बात हो रही है ना। लॉ ऑफ सप्लाई तो होगा ही नहीं। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यह कंसेप्ट डिमांड के ऊपर फोकस्ड नहीं है, राइट। हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो ये तो नहीं होगा। वेवलेंट गुड इसका सही जवाब है। वेवलेंट गुड वो गुड होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाती है। इसका रीज़न यह है कि लोग इन प्रोडक्ट को स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं। कैसे देखते हैं? स्टेटस। लोग कैसे देखते हैं इसको? स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं, राइट। जैसे अगर मान लीजिए प्राइस ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर उन्हें ज़्यादा प्रेस्टिजियस और एक्सक्लूसिव समझते हैं और उसका स्टेटस को सिग्नल करते हैं। तो अगर किसी लग्जरी ब्रांड का हैंडबैग का प्राइस ज़्यादा होता है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास एक एक्सपेंसिव आइटम होने का एक स्टेटस सिंबल है, समझे। अच्छा, कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी नहीं होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस चेंज का डिमांड पे किस तरह का इफेक्ट होता है, लेकिन ये जनरल कंसेप्ट है। और स्पेसिफिक केस में वेवलेंट गुड की बात कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ने वाला प्रोडक्ट होता है, राइट। वेवलेंट गुड पता होगा आपको। तो देखिए गिवन गुड में भी हमारा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, वेवलेंट में भी बढ़ता है, लेकिन गिवन गुड हमारा बेसिक नेसेसिटी आइटम के लिए होता है और वेवलेंट गुड हमारे लग्जरियस आइटम के लिए होता है। याद रहेगा ना ये चीज़? चलिए, वेरी गुड। अब ये देखिए यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन में, कि एक छोटा सा गांव है, राइट। एक छोटी सी विलेज है ग्रीनफोर्ड, जहाँ के दो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले फूड आइटम है। एक है राइस और दूसरा है, यहाँ पे आर छूट गया है, राइस और दूसरा है पोटैटो, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या कि राइस का प्राइस बढ़ गया, राइट। तो ठीक है, अब क्या हुआ देखिए ना, प्राइस जो है 12 रुपया पर केजी हो गया। पहले कितना था? 10 रुपया पर केजी था, राइट। तो अब बढ़ गया 12 रुपया पर केजी और राइस का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन विलेजर अभी भी सेम अमाउंट ऑफ राइस खरीदते हैं, राइट। अब देखिए, लेकिन डिस्पाइट द इंक्रीज द विलेजर स्टिल बाय द सेम अमाउंट ऑफ राइस, ठीक है ना। 10 केजी खरीद रहे हैं 120 रुपये में, पहले 100 रुपये में खरीदते थे, अब 120 रुपये में खरीद रहे हैं। लेकिन उन लिमिटेड बजट के लिए उन्होंने क्या किया? पोटैटो कंजम्पशन घटा दिया। पहले वो 10 केजी पोटैटो खरीदते थे, अब उन्होंने 9 केजी कर दिया, ठीक है। लेकिन प्राइस बढ़ते गया राइस का, लेकिन विलेजर जो है सेम अमाउंट ऑफ राइस खा रहे थे। ऐसा नहीं कि राइस का क्वांटिटी उन्होंने कम ही नहीं किया, लेकिन बाकी के दूसरे आइटम का क्वांटिटी उन्होंने कम कर दिया। चलिए, ये सिचुएशन समझ में आ रहा है आपको? क्या हो रहा है यहाँ पे कि राइस और पोटैटो दो आइटम है जिसको ज़्यादा खपत है यहाँ पे, लेकिन राइस का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी उतनी की उतनी ही है, राइट। और पोटैटो का क्वांटिटी कम होते जा रहा है। चलिए, तो सवाल है, अब आइए क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि विच इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द विलेजर इन ग्रीनफोर्ड कंटिन्यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ राइस। कौन सा इकोनॉमिक कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई कर रहा है क्या? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, लेकिन यह डिमांड को अफेक्ट करने वाला कंसेप्ट तो है नहीं। और हमारे सिनेरियो में हम डिमांड और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड कंजम्पशन ही है ना। कि अगर राइस का प्राइस बढ़ता है तो फार्मर ज़्यादा राइस बेचने की कोशिश करते हैं, तो यह कहता है लॉ ऑफ सप्लाई, पर यह हमारे केस में रिलेवेंट ही नहीं है।
चलिए वेवलेंट गुड होगा क्या? वेवलेंट गुड वो गुड होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन यह तब होता है जब उन्हें लग्जरी या स्टेटस सिंबल समझते हैं तब। इस केस में राइस तो लग्जरी वाला चीज़ है नहीं, एसेंशियल आइटम है, राइट, तो ये तो होगा नहीं। गिफ एंड गुड, यस, गिफ एंड गुड इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? गिफ एंड गुड। गिफ एंड गुड वो गुड होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाता है, लेकिन यह एक इन्फीरियर गुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्फीरियर, ये कीवर्ड याद रखिएगा, इन्फीरियर गुड होना चाहिए। इस केस में राइस एक बेसिक नेसेसिटी है और प्राइस बढ़ने पर विलेजर अपना बजट में बैलेंस बनाने के लिए एक्सपेंसिव आइटम जैसे पोटैटो की कंजम्पशन कम करते हैं, लेकिन राइस की कंजम्पशन सेम रखते हैं। तो यह गिफ एंड गुड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड बढ़ती है। राइस का प्राइस बढ़ने पर विलेजर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो पोटैटो कम खाते हैं और राइस ज़्यादा खरीदते हैं, राइट। इससे उनकी ओवरऑल बजट बैलेंस हो जाती है और डिमांड फॉर राइस बढ़ती है। समझ में आया? तो यही हमारा सही जवाब है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो होगा नहीं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यही खासियत है हमारे केस स्टडीज़ का, राइट। अब एक सवाल है आपके सामने ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। तो क्या कर रहा है दोस्तों? ग्रीन टेक लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है जो अपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ऑप्शन देख रहा है। वो चाहता है कि जो बॉन्ड इशू करे वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे और ग्लोबल सस्टेनेबल गोल के साथ अलाइन करे। अब वो डिसाइड कर रहा है कि 5 साल या 10 साल की मैच्योरिटी पीरियड के बॉन्ड इशू किए जाए जो आइदर इंडियन रुपीज़ में हो या यूएस डॉलर में हो, ठीक है। तो देखिए समझ में आया दोस्तों, एक रिन्यूएबल एनर्जी, मैं की पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है कि रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है, सोलर एनर्जी पावर के लिए फंडिंग ऑप्शन देख रहा है, वो बॉन्ड इशू करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड इशू करेगा तो लोग बॉन्ड में परचेज करेंगे, इसको पैसा आएगा, राइट, और फिर ये कूपन पेमेंट और जो भी है फेस वैल्यू बाद में पे करेगा, राइट। तो ये चीज़ है। अब इसमें अब डिसाइड कर रहा है कि 5 साल का करें कि 10 साल का करें, इंडियन रुपीज़ में करें कि डॉलर में करें, ये सब ऑप्शंस हैं इसके पास। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इंडिया के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बेस्ट मैच करेगा। 3 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन INR, 7 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड, देखिए इसी को ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट पैसा जाता है। 7 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, 15 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन INR, 5 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। बताइए ऑप्शन ए क्या रहा है? 3 ईयर। देखिए ग्रीन बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है ना, आपको मैं बता दूं, ये पूछा जाता है यूजुअली 5 से लेकर 10 साल तक का होता है। 5 to 10 ईयर होता है ग्रीन बॉन्ड का मैच्योरिटी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ग्रीन बॉन्ड इज यूजुअली 5 to 10 ईयर, राइट। तो 3 साल का बॉन्ड थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इसलिए यह ऑप्शन इंडिया के ग्रीन बॉन्ड मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइन नहीं करता है। हाँ, 7 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, ये सही जवाब है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रीन बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 से 10 साल के बीच में होती है और एक सिग्निफिकेंट पीरियड जो है, सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ पे होता है आपका? US डॉलर, US डिनोमिनेटेड होता है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, एक डाटा है कि जो 76% जो ग्रीन बॉन्ड है जो इंडिया में इशू किए जाते हैं वो US डॉलर में ही इशू किए जाते हैं, 76%, ये डेटा है, राइट। इसीलिए 7 ईयर US डिनोमिनेटेड बॉन्ड मार्केट ट्रेंड के साथ बिल्कुल अलाइन करेगा। तो ये अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग चाहते हैं तो ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट हो सकता है। और ये डेटा भी है कि 76% भारत में जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट है वो US डॉलर में ही डिनोमिनेटेड है। ऑप्शन सी का है 15 साल, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो 5 से लेकर 10 साल। और इसके अलावा जो ये जो लिखा है ना INR डिनोमिनेटेड, ठीक है, बॉन्ड का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है और US डॉलर प्रिफर्ड करेंसी है। और लास्ट कर रहा है कि 5 ईयर ग्रीन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। तो 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड ग्रीन बॉन्ड के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन US डॉलर का प्रोपोर्शन इस केस में थोड़ा कम है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और की फैक्ट है, यदि मान लीजिए कि 5 साल का ग्रीन बॉन्ड आप इशू कर रहे हैं तो इस केस में US डॉलर का डिनोमिनेशन कम है, इस केस में INR, क्योंकि दोस्तों इंडिया में 7 साल के बॉन्ड ज़्यादा पॉपुलर है, भारत में 7 साल के बॉन्ड ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। तो अगर 5 साल का US डॉलर बॉन्ड इशू होता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 7 साल थोड़ा बेटर अलाइनमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट यही इसलिए सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ग्रीन बॉन्ड के लिए क्या क्या चीज़ याद रखना है कि यह बॉन्ड रिन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए इशू किए जाते हैं। देखिए सवाल है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, लेकिन इसको घुमा फिरा के केस स्टडी के फॉर्मेट में लाया गया ताकि आपको चीज़ें के कंटेक्स्ट समझ में आए और फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो देखिए की पॉइंट को समझिए, ग्रीन बॉन्ड रिन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए इशू किए जाते हैं,
मैच्योरिटी पीरियड 5 से लेकर 10 साल का होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यह लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। करेंसी की बात कर लें तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इंडिया में ज़्यादा इशू होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कितना होता है? 76%। ठीक है। और तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? 7 ईयर ग्रीन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों ये केस स्टडीज़ का सेशन है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आप इस तरह के पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास केस स्टडी की और भी सेशन अवेलेबल है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पे। देखिए 2006-2008 के इकोनॉमिक बूम के दौरान इंडियन हाउस होल्ड की इनकम 10% से बढ़ गई थी, राइट। इस इंक्रीज इन इनकम की वजह से ऑटोमोबाइल की डिमांड भी बढ़ा, लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से नहीं, राइट। तो देखिए हुआ क्या कि एवरेज इनकम बढ़ा, राइट, हाउस होल्ड इनकम 10% से बढ़ गया, तो इस इनकम बढ़ने के कारण क्या हुआ? ऑटोमोबाइल का डिमांड बढ़ा, लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से नहीं बढ़ा है, बल्कि इनकम बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो 2 लाख के प्राइस पे ऑटोमोबाइल की जो डिमांड थी वो 10 मिलियन से 12 मिलियन यूनिट हो गई, राइट। तो अब ये तो आपके सामने सिचुएशन दिया हुआ है। अब देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, अगले स्लाइड में देखते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि तो यह शिफ्ट जो डिमांड कर्व में क्यों हुआ? हमारे पास ये ऑप्शन है, ये जो डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ वो क्यों हुआ? पहला कह रहा है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन द इनकम कॉज द क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल डिमांड टू राइज एट द सेम प्राइस। द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेड टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस। द गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन ऑटोमोबाइल परचेज इंक्रीज द डिमांड फॉर कार। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइस का मेंशन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि प्राइस चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइस चेंज नहीं हुआ है, राइट। बल्कि डिमांड में जो शिफ्ट हुआ है ना, वो इनकम इंक्रीज होने के कारण हुआ है, तो प्राइस की वजह से नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, जब प्राइस सेम ही है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना एट द सेम प्राइस, यानी कि इनकम एक, आपको पता है ना, जो हमारा इनकम होता है वो हमारा एक नॉन प्राइस डिटर्मिनांट है। 2 तरह के डिटर्मिनांट होते हैं, एक होता है प्राइस डिटर्मिनांट और एक होता है नॉन प्राइस डिटर्मिनांट, राइट। तो बेसिकली इनकम का इफेक्ट डिमांड कर पे होता है। इस केस में जिसे हम इनकम इफेक्ट कहते हैं, लोगों की इनकम बढ़ने से वो ज़्यादा कार अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसी वजह से डिमांड बढ़ रही है। ऑप्शन सी कर रहा है कि द डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ, यानी कि यह ऑप्शन सप्लाई से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ हम डिमांड की बात कर रहे हैं और प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है गवर्नमेंट सब्सिडीज का यहाँ कोई मेंशन ही नहीं किया गया है, और डिमांड बढ़ने का रीजन इनकम बढ़ना है, ना कि सब्सिडीज। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इनकम बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, जो डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट करता है। तो यहाँ से हमने की पॉइंट्स क्या देखा कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, इनकम एक तरह का नॉन प्राइस फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि इनकम बढ़ने से लोग ज़्यादा गुड्स अफोर्ड कर पाते हैं, जो डिमांड बढ़ाता है, जैसे इस केस में कार के डिमांड में इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। प्राइस चेंज नहीं हुआ तो सप्लाई या सब्सिडीज़ के यहाँ का कोई रोल नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए एक अलग कंसेप्ट पे बेस्ड है, चलिए इसको समझते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि इंफ्राबुल्ड लिमिटेड ने एक INBIT यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, INBIT यानी कि बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो इंफ्राबिल्ड ने एक INBIT बिल्ड ट्रस्ट सेटअप किया और उसका 20% स्टेक होल्ड करता है, यानी 20% स्टेक जो है किसके पास है? इंफ्राबिल्ड लिमिटेड के पास है। कंपनी ने एक सेबी अप्रूव ट्रस्टी को अपॉइंट किया है जो ट्रस्ट के ऑपरेशन को मॉनिटर करता है, राइट, वही लिखा गया है। अच्छा, अब है क्या कि 2 साल हो गए ट्रस्ट को बनाए हुए, लेकिन अब इंफ्राबुड लिमिटेड फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा है, इसलिए वो अपना कुछ स्टेक बेचने की सोच रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो अब सवाल देखते हैं क्या, ये तो सिचुएशन दिया हुआ है, इसने एक INBIT बनाया, सेबी को एक बेसिकली ये स्पॉन्सर है, इसका 20% स्टेक है, सेबी अप्रूव ट्रस्टी को अपॉइंट किया। अब देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि INBIT के रेगुलेशन के हिसाब से इंफ्राबिल्ड लिमिटेड कौन से एक्शन ले सकती है। हमारे पास ऑप्शन है, इंफ्राबिल्ड लिमिटेड कैन सेल इट इंटायर 20% स्टेक इन बिल्ड ट्रस्ट आफ्टर 2 ईयर। इंफ्राबिल्ड लिमिटेड मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 15% स्टेक इन बिल्ड ट्रस्ट फॉर एटलीस्ट 1 more year. इंफ्राबिल्ड लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 15% स्टेक इन बिल्ड ट्रस्ट डेफिनेटली.
इंफ्रावुड लिमिटेड कैन इमीडिएटली रिड्यूस स्टेक टू 10%। अब देखिए ये चीज़ आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। और आइए मैं आपको समझाता हूँ ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो चलिए हर एक ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंफ्रावुड लिमिटेड क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से INVIT के स्पॉन्सर को एटलीस्ट 15% स्टेक मेंटेन करना होता है ट्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद पहले 3 सालों तक। ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि 15% स्टेक आपको मेंटेन करना ही करना है पहले 3 सालों तक। अभी 2 साल ही हुआ है तो पूरा स्टेक तो सेल कर नहीं सकते। फिर ऑप्शन भी कह रहा है कि मैं 30% स्टेक, तो ये सही है क्योंकि INVIT के करंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्पॉन्सर को 3 साल तक का एटलीस्ट 15% स्टेक होल्ड करना होता है। इस केस में 2 साल हो गए हैं तो एक और साल। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है कि इंफ्राबिल्ड लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 5-15% स्टेक इन बिल्डर इंडेफिनेटली। ये भी गलत है, ठीक है। पहले 3 सालों तक 15% तक स्टेक रखना है, ना कि इंडेफिनेटली। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इंफ्राबिल्ड लिमिटेड कैन इमीडिएटली रिड्यूस स्टेक टू 10% एज 2 ईयर हैव पास्ड। सो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो करंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्पॉन्सर को INVIT के फॉर्मेशन के 3 सालों के अंदर एटलीस्ट 15% स्टेक होल्ड करना है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सेबी रेगुलेशन INVIT स्पॉन्सर को ट्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद पहले 3 सालों तक मिनिमम 15% स्टेक होल्ड करना होता है, राइट। ये स्पॉन्सर को होल्ड करना पड़ता है 15% स्टेक। और इस केस में अभी 2 साल ही हुआ है तो 1 साल और इंफ्रावुड लिमिटेड को अपना स्टेक ये करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला कंसेप्ट आपके स्क्रीन पर है कि अर्बन इंफ्रा लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अपने नए हाईवे प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना चाहती है। वो एक INVIT सेटअप करने का प्लान बना रहे हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। यह INVIT टोल कलेक्शन से स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न देगा और सेबी के 2014 के रेगुलेशन के तहत ऑपरेट करेगा। तो सवाल ये है कि INVIT के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए तो सवाल हमारे पास ऑप्शन है कि INVIT आर प्राइमरली एम्ड एट लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्सक्लूड रिटेल पार्टिसिपेशन। INVIT प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो देखिए ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि INVIT में रिटेल इन्वेस्टर को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। INVIT का ऑब्जेक्टिव है रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में इन्वेस्ट करना। तो ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ। ये ऑप्शन सही है क्योंकि INVIT रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों को, दिस इज़ करेक्ट, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यह यहाँ पे इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न जमा करते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि INVIT डू नॉट पे आउट डिविडेंड बट रीइन्वेस्ट द कैश फ्लो बैक इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यह ऑप्शन गलत है। INVIT के बेसिक फीचर ही यह है कि इन्वेस्टर को रेगुलर डिविडेंड या स्टेबल रिटर्न मिले। ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है कि INVIT, ऑप्शन बी हमने क्या देखा कि ऑप्शन बी सही था कि दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, राइट। तो ये इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न कमा सकते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि INVIT डू नॉट पे आउट डिविडेंड बट रीइन्वेस्ट द कैश फ्लो बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन गलत है। INVIT का बेसिक फीचर ही है कि इन्वेस्टर को रेगुलर डिविडेंड या स्टेबल रिटर्न मिलेगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के कैश फ्लो पर बेस्ड होती हैं। ऑप्शन डी कर रहा है कि INVIT वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2016 अंडर द सेबी एक्ट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। INVIT को इंडिया में 2024 में सेबी के रेगुलेशन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमने क्या देखा कि दोनों को ये जो हमारा INVIT है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो स्टेबल रिटर्न मिलता है, सेबी का रेगुलेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि रवि एक इन्वेस्टर है जो कि REIT में इन्वेस्ट करता है। उसने क्या किया कि 75,000 को उसे डिविडेंड के रूप में मिला, ठीक है, इनकम रिसीव हुआ और कुछ REIT यूनिट सेल करने पर 2.5 लाख का कैपिटल गेन हुआ।
क्वेश्चन ये है कि तो ये समझ में आया, उसने REIT कुछ बेचा, उसको 75,000 का डिविडेंड मिला। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि रवि का डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकम कैसे टैक्स होगा। तो देखिए दो चीज़ है, एक तो रवि का डिविडेंड इनकम और दूसरा है कैपिटल गेन इनकम, इसका टैक्स कैसे होगा। बहुत सा सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। ऑप्शन ही कह रहा है कि समझिए ऑप्शन ही क्या कह रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम पर 15% टैक्स लगेगा और 2.5 लाख कैपिटल गेन को STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रूल के तहत 15% टैक्स लगेगा। फिर कह रहा है ऑप्शन बी कि 75,000 डिविडेंड इनकम को रवि के टोटल इनकम में ऐड करके उनकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा और 2.5 लाख कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूल के तहत 10% टैक्स लगेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से और 2.5 लाख कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगेगा टोटल लॉन्ग टर्म गेन पे। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम को रवि के स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स किया जाएगा और 2.5 लाख कैपिटल गेन पर 1 लाख से ऊपर की गेन्स पर 10% टैक्स लगेगा। क्या लगता है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए गलत है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम पे 15% टैक्स और 2.5 लाख कैपिटल गेन को STCG के रूल के तहत 15% टैक्स, क्योंकि रवि ने अपनी REIT यूनिट को 14 महीने के लिए होल्ड किया था। यहाँ देखिए एक और वर्ड लिखा गया, शायद मैंने ये बताना भूला गया आपको, लिखा है ना 14 मंथ, ठीक है। तो 14 महीना के लिए होल्ड किया था, राइट, जो कि लॉन्ग टर्म। आप देखिए 14 महीना यानी 1 साल के ऊपर है, जैसे 1 साल के ऊपर तो LTCG लगेगा, राइट, LTCG रूल के अंदर आता है, STCG नहीं लगेगा। डिविडेंड इनकम पे भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो 15% नहीं लगेगा। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम को रवि के टोटल इनकम में ऐड करके, तो ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सही है। डिविडेंड इनकम रवि के टोटल इनकम में ऐड होगा और उन्हें एप्लीकेबल अमाउंट स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सही है ऑप्शन, क्योंकि डिविडेंड इनकम रवि के टोटल इनकम में ऐड होगा और उनकी एप्लीकेबल इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा और LTCG पर 1 लाख के ऊपर के गेन पर 10% टैक्स लगेगा। ऑप्शन सी कर रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम को टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा। यह गलत है। डिविडेंड इनकम REIT के फुल टैक्सेबल होते हैं, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता। कैपिटल गेन टैक्स LTCG के तहत 1 लाख के ऊपर वाले पोर्शन पर 10% टैक्स लगेगा, राइट। और ऑप्शन डी कह रहा है कि 75,000 डिविडेंड इनकम को रवि के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा और 2.5 लाख कैपिटल गेन टैक्स पर 1 लाख का था। ये ऑप्शन सही है। डिविडेंड इनकम रवि के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा और 2.5 लाख कैपिटल गेन पर 1 लाख के ऊपर वाले गेन पर 10% टैक्स बनेगा, जो कि आप देखिए 1 लाख के ऊपर कितना है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है वो मैं समझा देता हूँ। पहला की पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, वो होता है हमारा डिविडेंड टैक्सेशन। क्या है? डिविडेंड टैक्सेशन। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, मैं समझा देता हूँ। तो डिविडेंड टैक्सेशन में मतलब कि REIT से मिली डिविडेंड इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल होती है और रवि के एप्लीकेबल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा। और LTCG टैक्सेशन, अगर REIT यूनिट 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया होता है तो 1 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पर ये 10% टैक्स लगता है। तो दोस्तों होपफुली आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट को। लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझते हैं। देखिए सवाल में पूछा जा रहा है कि मिस्टर शर्मा ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जिसमें 2 लाख का सम एज्योर्ड था, 25 साल के लिए था, यानी 25 साल का जो था ये टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें कितना सम इंश्योर्ड था? 2 लाख इंश्योर्ड था, ठीक है। उन्होंने एक एनुअल प्रीमियम पेमेंट के लिए ऑप्ट किया, मतलब साल में प्रीमियम पे करेंगे। 12 एनुअल प्रीमियम उन्होंने पे किया तो उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करने लगे और आगे प्रीमियम पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करने लगे, यानी पेमेंट नहीं करने लगे। इस पॉइंट पे वो इस बात के लिए क्यूरियस हैं कि उनकी पॉलिसी का पेड अप वैल्यू क्या है और कोई बोनस एक्री हुआ है क्या। उन्होंने ये बात को रिकॉल किया कि इंश्योरेंस कंपनी जो है 4,000 एक साल में बोनस प्रोवाइड करती है ऐसे पॉलिसी पे।
तो फ्रेंड्स आपको पता क्या करना है, यहाँ पे पेड अप वैल्यू पता करना है, ठीक है, कि उसने जब 12 प्रीमियम पे किया तो पेड अप वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू का मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, एक तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, एक मैं सिंपल तरीका से इसको सॉल्व करना भी सिखाता हूँ। नंबर ऑफ प्रीमियम पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल, जितना प्रीमियम पे करना है, मल्टीप्लाइड बाय सम एज्यूर्ड। देखिए ये क्या है समझिए, ये एक तरह का यूनिटरी मेथड है, समझिए। मतलब कि ऐसे समझिए कि यदि हमको 2 लाख का सम एज्यूर्ड है तो 25 साल में, लेकिन हमने 25 साल में 25 एनुअल प्रीमियम होगा, हमने 12 ही एनुअल प्रीमियम पे किया, तो यूनिटरी मेथड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 25 साल में 2 लाख तो 12 साल में कितना, नहीं कर सकते हैं। 25 साल में 2 लाख, ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 12 साल में कितना हो जाएगा। तो कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है क्या, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.48, इसका जो रेशियो निकालेगा ना 0.48 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, ठीक है, तो 96,000। तो जो पेड अप वैल्यू होगा मिस्टर शर्मा का पॉलिसी का वो 96,000 होगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई कि कैसे से हमने सॉल्व किया। अच्छा, और जहाँ तक बात है बोनस की, मान लीजिए बोनस पूछा जाए कितना बोनस मिला, तो 1 साल में 4800 मिलता था, 4000 मिलता था, और उसने 12 बार पेमेंट किया तो उनको 48,000 का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू कितना है आपका, 96,000 है। अब देखिए एक सवाल इसके बाद और है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यदि मिस्टर शर्मा का जो एक्रूड बोनस है इससे पहले कि लॉस हो, ऑब्वियसली बात है, कितना टोटल वैल्यू उनके पास है, ठीक है। तो आपको बताइए 48,000 का बोनस है। तो देखिए पेड अप वैल्यू हमने निकाला 96,000, एक्रूड बोनस हमने निकाला 48,000, तो जो टोटल वैल्यू होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, राइट। सो इट विल गिव यू 1,44,000। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपन टू मिस्टर शर्मा पॉलिसी आफ्टर 12th प्रीमियम पेमेंट कंसिडरिंग ही डज नॉट पे द सब्सिक्वेंट प्रीमियम। तो मिस्टर शर्मा ने पेमेंट स्टॉप कर दिया 12 पेमेंट के बाद, तो उसका जो पॉलिसी है वो फुल कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली लैप्स भी नहीं होगा, रेदर वो पेड अप पॉलिसी होगा। मतलब ये हुआ कि पॉलिसी जो है कंटिन्यू रहेगा रिड्यूस सम एज्यूर्ड से। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है द पॉलिसी कंटिन्यू विद रिड्यूस सम एज्यूर्ड, राइट। जो पॉलिसी है वो रिड्यूस सम एज्यूर्ड से कंटिन्यू रहेगा बेस्ड ऑन द प्रीमियम ही हैज़ ऑलरेडी पेड, और कोई भी एक्रूड ये बोनसेस रहेगा, राइट, अप टू दैट पॉइंट आर एडेड टू द पेड अप वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से इस सेट में हमने बहुत सारे केस स्टडी डाल रखे हैं। सभी केस स्टडी का यदि आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन पार्ट 2। आई विल ब्रिंग पार्ट 2 video also, and if you want PDF you can WhatsApp me on this particular number. I'm again writing down the number again, also you can see the number in the description section. Thank you.